नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हूँ आपके साथ में एक बड़ी अपडेट, एक नई अपडेट, नई बात को लेके। और क्या है मामला, एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर को मिली बड़ी खुशखबरी, नहीं पड़ेगा दर दर भटकना। तो ये क्या मामला है, इस मामले पे हम बात करेंगे और इस पे कुछ एक मैंने जो एसेस किया है, मैंने जो देखा है और मेरे दिमाग में जो चीज़ आई है मैं वो आपसे शेयर करूंगा और उस पर बात करूंगा। ये प्री मैच्योर रिटायर्ड पे, इस मैटर पे बात करने के पहले मैं पीएमआर पे बात करना चाहूंगा जो कि आपका इससे जुड़ा हो, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। और जो मैं बात कहने जा रहा हूं तो उस पर आप सभी का क्या समर्थन है वो आप सब हमें कमेंट करके बताएं कि, और साथ में जो मैंने इंश्योर किया है और जो मैंने देखा है इसमें बात आती है। तो पीएमआर पे बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है पीएमआर आते क्यों है, क्या कारण है कि प्रीमेच्योर रिटायर्ड लेना पड़ता है। तो इन सर्विस बात होती है, ड्यूटी के दौरान बात होती है। तो जब कोई भी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग करने के बाद में एक टारगेट होता है, टारगेट होता है कि हम 15 साल करेंगे, 15 साल करके हम वीआरएस ले लेंगे। वीआरएस जो कि हमें प्रीमेच्योर यानी पीएमआर का नाम दिया गया। तो जब हम ज्वाइन करते हैं 15 साल पहुंचने वाला होता है धीरे धीरे, तो एक बार मूड ये बनता है कि हम आगे भी करेंगे। बट जब सेना की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, समस्याएं क्या है, सेना की कुछ ऐसी तंगी है, उस तंगी को देखकर फिर वहां से पीछे से हटना पड़ता है, उनको जवानों को पीछे हटना पड़ता है। इसीलिए हटना पड़ता है कि इतनी तंगी होती है, जो काम नहीं करना है वो काम करना पड़ता है। जिनको देखिए कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि इतना प्रेशर होता है, स्ट्रेस इतना होता है, वातावरण अनुकूल नहीं मिलता है, तो उस वजह से एक कारण होता है कि वीआरएस लेना पड़ता है। तो मैंने कुछ पॉइंट के अनुसार मैं आपसे बात करूंगा जो मैंने एसेस किया है। उसमें फिर क्या होता है कि छुट्टी, अब पॉइंट आता है छुट्टी, समय पे छुट्टी जब जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है, तो सिंपल तरीके से छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। और इस कारण भी एक आता है कि प्रीमेच्योर भी इसमें भी शामिल हो जाता है कि मजबूरन उसको आना पड़ता है। और फिर आती है बात उसके परिवार से जुड़ी, उसको एक ये भी टेंशन होती है, अपने घर की टेंशन होती है, पारिवारिक टेंशन होती है। तो ये मुद्दे होते हैं। और जो अब सेना की समस्या आ गई कि सेना में तंगी क्या है, क्या ऐसी समस्या है, क्या ऐसी परेशानी है। परेशानी है, अब एक प्रथा है, उस प्रथा का नाम है सेवादार, जो हेल्पर नाम दिया गया है। बडी सिस्टम जो बनाया गया, हालांकि बडी सिस्टम उसका मकसद अलग है, मीनिंग अलग है, बट उस बडी सिस्टम को उसको डिवाइड इस तरह से कर दिया गया, उसको यूज इस तरह से लिया गया जिसका जो बिल्कुल अनऑथराइज है, तो उससे परेशान होकर, वो सब आप सब जानते हैं, ये यहाँ पर मैं खुल के ये बात नहीं कहना चाहूंगा। तो वो चीजें, ये चीजें होती हैं, वो स्ट्रेस पैदा करती है, इस वजह से एक पीएमआर आने की नौबत आती है, इस वजह से जवान को पीएमआर आता है। फिर आगे बात आती है कि जब पीएमआर, अब उसने वीआरएस ले लिया, पीएमआर ले लिया, प्रीमेच्योर रिटायर्ड ले लिया, घर आ गया। अब वो जब रिटायर्ड लेता है तो वो ये क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि यार ज्यादा नहीं, कुछ नहीं तो 20-25 लाख रुपए मुझे मिल जाएगा, ठीक है, उससे मैं अपना कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज कर लूंगा, कुछ काम कर दूंगा, साथ में मुझे इतनी पेंशन मिलेगी, तो उस पेंशन से मैं अपने घर को चला लूंगा, मेरा घर सिस्टम चलने लगेगा। लेकिन जब वो घर आ जाता है, घर आने के बाद में समस्याएं इतनी बढ़ती हैं, बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक टेंशन, सारी चीजें उसमें शामिल होती है। आप क्या करें, आप करना क्या है उसको, फिर वो इन्हीं चीजों में घूमता रहता है। अब इसमें घूमने के बाद में इनमें वो सारी चीजें भी कवर होती हैं कि जो सर्विस के दौरान जो चीजें नहीं कर पाता है, कि छुट्टी भाई वो आया, 1 महीने के लिए आया, अपने घर में उसने निकाला, परिवार से, किसी रिश्तेदार से कहीं नहीं जा पाया, तो वो क्या करता है, मैं रिश्तेदारों से भी मिलता, सबसे अपनी चीजों को मेलजोल बढ़ाता है। अब इसी चक्कर में क्या होता है, लेकिन सिस्टम, अब डिमांड क्या होती है, डिमांड है पैसे की, पैसे की इतनी डिमांड है कि बिना पैसे तो कुछ होना नहीं है। अब वो जिस मकसद से जिस चीजों को लेके आया है,
वो सारी चीजें तो जो दिमाग में सोच कर वो घर आता है, और ये सब चीजें वो सब सारे कहने के बाद एक सेना में कहते हैं कि पुदीना सूख गया, तो वो पुदीना सूख जाता है। वो टाइम जो होता है वो सारी चीजें उसमें कवर अप होती हैं। फिर वो क्या करता है, अब सोचता है कि पैसे की जरूरत है, अब क्या करें, अब वो जॉब ढूंढता है। अब जॉब ढूंढने के लिए क्या होता है, कुछ को तो जॉब मिल जाता है, कुछ सरकारी जॉब भी मिल जाता है। सरकारी जॉब में कोई टीटी हो गया, किसी को लेखपाल हो गया, कोई अपना पुलिस विभाग को ज्वाइन कर लिया। अब उसके बाद में कुछ होते हैं कि उन्होंने कोई प्राइवेट संस्था को ज्वाइन कर लिया, कुछ बच्चे उन्होंने कोई बिजनेस स्टैंड कर लिया। अब वो 20-25 लाख जो अपना सिस्टम लेके आया था, उसने अपना कुछ भी छोटा मोटा कोई दुकान या कुछ भी अपना काम शुरू कर दिया। अब बचे हैं कुछ, अब वो क्या करें, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तब तक टाइम होता है 2 साल निकल जाता है, तब तक इसमें ये सब करने में 2-2.5 साल निकल गया। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी हुई है, क्या मिलती है, क्या सेना देती है जब हम पेंशन आते हैं, जो एक सैनिक पेंशन आता है तो उसको क्या एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लस पॉइंट मिलता है, डीएससी ज्वाइन करने का एक पॉइंट मिलता है। लेकिन अब डीएससी ज्वाइन कैसे करें, डीएससी ज्वाइन करने के लिए टाइम पीरियड 2 साल का ही है, तो उस टाइम पीरियड में डीएससी तो ज्वाइन नहीं किया, तो वो डीएससी ज्वाइन ना करने के कारण अब वो 2 साल निकल गया। अब डीएससी तो ज्वाइन नहीं कर सकता है। अब उसी के अकॉर्डिंग ये बात है, अब वो क्या है, इधर उधर घूमता रहता है, अब उसको कोई रास्ता नहीं बचता उसके पास। तो उसी के लिए ये एक लेटर जारी हुआ है, जो सेना की तरफ से आप सबके लिए जो दर दर भटकने वाली बात कही गई, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। इसमें क्या है, ये लेटर क्या है मामला, इसमें मैं आपको बात करेंगे और इस पे हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या एक फैसिलिटी मिली है, क्या इसमें प्लस पॉइंट है। तो साथियों, आप देख रहे हैं मेरे साथ में एक लेटर आपको शो कर रहा है, ये डीएससी की तरफ से आपको लेटर दिया गया है, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डीएससी में जो हमें ज्वाइनिंग मिलती है, जो एक डीएससी में ज्वाइनिंग करने का प्रावधान दिया गया है, उसका जो समय दिया गया, उसके लिए ये लेटर जारी हुआ है। इसमें क्या है मामला पूरा हम आपको विस्तार से बात करते हैं इस पे। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी एजी ब्रांच amendment to the rule for the enrollment into DSC and service condition for JCO OR in DSC। रेफरेंस दिया हुआ है, नोट लेटर नंबर दिया है, उसके बाद में अमेंडमेंट कैरिड आउट इन द अपडेट पॉलिसी एज फॉलो। फॉर पैरा 1B, मैक्सिमम गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम प्रीवियस सर्विस एंड इन्वॉल्वमेंट इन टू DSC, मैक्सिमम gap between the date of discharge from former service and enrollment into DSC in respect for JCO and OR will not be more than 2 years। तो अब क्या है, इसमें जो बात हम कर रहे थे कि 2 साल में जो टाइम निकल जाता है, 2 साल में सारा पुदीना सूख जाता है, सब खत्म हो जाता है। अब आता है बात कि अब ज्वाइन करें तो डीएससी के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, तो उसके लिए अब डीएससी की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। इसमें आगे कहते हैं, रीड पैरा 1B, मैक्सिमम गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम प्रीवियस सर्विस एंड इन्वॉल्वमेंट इनटू डीएससी, मैक्सिमम गैप बिटवीन द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड इन्वॉल्वमेंट इनटू डीएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसयू और ओआर विल नॉट बी मोर देन 5 ईयर। तो अभी ये एक आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आपके पास ये 2 साल जो निकल जाते थे, अब आपके लिए जो है जिस टाइम आपका डिस्चार्ज हुआ, डेट ऑफ डिस्चार्ज से आप 5 साल, आपके पास उस 5 साल के गैप में आप डीएससी में दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसमें ऑल रिकॉर्ड ऑफिस, तो ये इसका लेटर ही भेज दिया गया है। आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करके और इसकी क्या फॉर्मेट है, क्या इसका रिक्वायरमेंट है और कब इसकी भर्ती हो रही है, और वैसे मैं भी इसके बारे में जानकारी करूंगा, और जैसे ही मुझे पता लगेगा तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से इसको इन्फॉर्म करूंगा। और ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अब 2 साल की जगह जो 2 साल का टाइम मिलता था उसको भी 5 साल कर दिया गया है। तो जो मैंने आपसे बात कही, एक तो प्रीमेच्योर की बात कही, प्रीमेच्योर की परेशानी की बात कही कि जिस परेशानी की वजह से
प्रीमेच्योर रिटायर्ड को जो है पेंशन आना पड़ता है, तो उसके क्या तंगी है, क्या समस्याएं हैं, उन सब चीज़ों को देख के छुट्टी की समस्या रहती है, आप सबसे मैंने बात करी। उसके बाद में प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, किसी को कोई एक जो प्रथा रखी गई है, हेल्पर प्रथा, सेवादार प्रथा जो रहती है, इन सब चीज़ों की समस्याओं को देखते हुए जो है, और भी है जो काम आप सब जानते हैं, जो भी सेना से निकल के आया है सभी को पता है कि कुछ ऐसे काम होते हैं कि जो नहीं जवान को करना है वो भी जवान उस काम को करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को, इन सब परेशानी को देख के वो प्रीमेच्योर रिटायर्ड लेता है। तो आप सब जो है ये इस पे ये भी कमेंट करें कि आप प्रीमेच्योर रिटायर्ड इन सब परेशानियों को झेलने के बाद में क्या उसको ओआरओपी का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। दूसरा, इस लेटर पे, और ये जो मैंने बात आपसे कही है, ये सब चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर की है, कुछ मैंने ये अपने जो मैंने देखा और जो मैं असेस कर रहा हूँ, इस चीज़ों को मैं लोगों से जो मेरी बात होती रहती है, जिनसे संपर्क भी है, तो वो सब चीज़ें अपना शेयर करते हैं, बताते हैं कि ये सब चीज़ें, ऐसी समस्याएं उनके जीवन में चल रही हैं। और जो भी आप रिटायर्ड आ चुके हैं और जो आपने भी इस समस्या को देखा होगा और इस समस्या से जूझे होंगे, और दर दर भटकने वाली बात है बिल्कुल। और सैनिक को रिटायर्ड होने के बाद में भाई एक सैनिक रिटायर्ड होके आया, उसके पास अगर यूज करना चाहे ये गवर्नमेंट उसको यूज कर, बहुत ही इतना टैलेंट होता है, इतना ऐसी ऐसी चीजें उसको सिखाई जाती हैं कि उनको अगर ये गवर्नमेंट यूज करना चाहे तो उसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिल सकता है। जैसा कि आप देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, पुलिस विभाग की, पुलिस विभाग को ज्वाइन करता है तो उसको एक पुलिस विभाग में ज्वाइन करने के बाद सबसे मस्त आता है कि ट्रेनिंग। जो भी सैनिक रिटायर्ड होने के बाद में ज्वाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग में वो चीज, जो मेहनत जो एक सैनिक को तैयार करने, पुलिस कांस्टेबल को तैयार करने में जो मेहनत करनी पड़ती है, जो चीजें होती हैं, वो उस सैनिक के ऊपर नहीं करना पड़ता है जो रिटायर्ड होके आके और पुलिस ज्वाइन करता है। ये आप सब जानते हैं। तो इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, बट ये इन चीजों पे कोई बात नहीं करता है, इन चीजों पे कोई अमल नहीं करता है। सिर्फ फिर उसके पास एक अपॉर्चुनिटी यही रहती है, या तो वो कोई कुछ जाके, अब मैंने जैसे कि बताया था, कोई प्राइवेट जॉब कर लेता है, कुछ जो है सरकारी जॉब कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अब उनको मजबूरन होता है फिर जाकर सिक्योरिटी गार्ड की एक लास्ट चारा बचता है। 2 साल के बाद में यही एक ऑप्शन बचता है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का जाके ड्यूटी ज्वाइन करना पड़ता है लास्ट में उसको, अपने परिवार को चलाने के लिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, क्योंकि वो चीज है नहीं। जैसे कि मैंने एक हमारे साहिबान का एक कमेंट आया था कि वो उनके अंदर लायबिलिटी नहीं होती है, वो उनके अंदर वो नहीं होता है कि वो कमीशन ले सके, एक जवान कमीशन। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत से ऐसे जवान हैं जो कमीशन लेके और वहां पर बैठ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये आप बात मत करिए। हमारे जवान के अंदर, हमारे सैनिकों के अंदर बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आप जो भी कह रहे हैं, जिसने भी कमेंट किया, मैं आप सबके साथ में उस कमेंट को भी किसी दिन शेयर करूंगा, किसी वीडियो में बात करूंगा। वैसे मैं अभी एक लाइव सेशन रखूंगा जिसमें आप सबके कमेंट का जवाब मैं देना चाहूंगा। जिसने भी जो भी कमेंट किए हैं, अच्छा और बुरा, सारे कमेंट, मैं किसी के कमेंट को डिलीट नहीं करता हूं, ना ही मैं किसी की कमेंट डिलीट करूंगा। किसी ने अच्छा किया, किसी ने बुरा किया, सारे कमेंट मैं आपके साथ में मैं लाइव सेशन के माध्यम से शेयर करूंगा। जिस दिन मेरे पास समय होगा, अच्छा टाइम मिलेगा, मैं आपके साथ में लाइव सेशन करूंगा। लाइव सेशन में जो भी आपने अपना कमेंट किया है, जो भी आपने समस्या अपनी रेज की है, जिस अकॉर्डिंग आपने पूछा है, कोई कहता है कि एक क्वेश्चन आया था, एक हमारे पास कमेंट किया गया था कि जो ओआरओपी पेंशन जो एरियर है ये कब मिलेगा। तो एक भाई साहब ने, हमने कहा कि वो लिख रहे हैं कि क्या ये आर्मी हेडक्वार्टर का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। बिल्कुल नहीं हूं, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं हूं, बट आपसे ज्यादा मुझे नॉलेज है, मुझे आपसे ज्यादा पता है, तभी मैं लोगों तक कुछ चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये चीजें आपको हो तो आप क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके पास क्यों नहीं आया? तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। आप सभी कमेंट करके बताएं कि जो प्रीमेच्योर रिटायर्ड आता है, इन चीजों को मैंने आपके साथ में शेयर किया है। उसके बाद में आप साथ में जो भी जिसको रिक्वायर्ड है, वो डीएससी में जो भी जाना चाहता है, जिसके पास अभी समय है, जो 5 साल के अंदर अपना रिटायर्ड आया है,
वो अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करे और बात करे, और ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और डीएससी से रिलेटेड जैसे ही मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी, मैं भी रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करूंगा। हो सकता है मैं कल ही संपर्क करूं। जैसे मेरी संपर्क करके और जैसे मेरी बात होती, जो उसका प्रोसीजर है, क्या उसमें क्या क्या है। अब ये आप मान के चलिए कि अगर ये चीजें रखी गई हैं कि जो टाइम बढ़ाया गया, तो इसमें कंपटीशन भी होगा, क्योंकि अब 2 साल के बाद जो 2 साल से ज्यादा वाले बैठे हैं, जिनको 2 साल जो कहीं भी बेचारे मार खा के इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, तो आप वो क्या करें, काफी पब्लिक इकट्ठा होगा, काफी एक सर्विसमैन इकट्ठा होंगे, तो उसमें ज्यादा है, तो इसमें होगा तो कंपटीशन होगा, तो इसमें क्वालिफिकेशन और ये सारी चीजों को बहुत चीजें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, लास्ट पॉइंट ये आता है कि इससे पहुंचने के लिए, ज्वाइन करने के लिए भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ इसमें कुछ चीजें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि माना कि अभी हल्के में जाके आप ज्वाइन कर लेते थे नॉर्मली में, अब कुछ अच्छे टेस्ट भी करे जा सकते हैं, आपकी डीबीटी पीपीटी ये सब चीजें शामिल की जा सकती हैं, बहुत सी चीजों को उसमें जोड़ा जा सकता है। जब ज्यादा लोग जाएंगे, जब क्या होता है, ज्वाइनिंग करने के लिए जब कोई विभाग जो है वैकेंसी निकालता है, तब देखता है कि ज्यादा पब्लिक आ गई, तो उसमें कम अभी अपनी ही इसमें आप सोच लीजिए, जब कोई रैली भर्ती होती है तो उसमें लाखों की करोड़ों की संख्या पहुंच जाती है। अब उसमें चाहिए तो 10,000, उनको लेना है 10,000, अब उनको निकाले कैसे। अब उसमें टाइम पीरियड, अब मान लिया टाइम को, रनिंग का टाइम में जो है 5 मिनट 42 सेकंड जो भी टाइम होता है, अगर उस टाइम के वो टाइम है, उसको क्या करेंगे, वो क्लोज पहले से ही कर लेंगे, वो टाइम पूरा ही नहीं होने देंगे। क्यों? उनको मजबूरी है, क्योंकि उसमें से उनको और छांटना है तो टफ छांटेंगे, जो अच्छा उसमें ज्यादा कुछ उसमें नजर आएगा, कुछ चीजें तो टफ, उसको और टफ किया जाएगा। तो ये चीजें आप सोच के चलें और अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें, और मेरे पास जैसे ही कोई सूचना आती है मैं आप सभी को सूचित करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार साथियों।